अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ फ़लस्तीन के लोगों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है। इसराइल गज़ा वार। हर दिन वहाँ इंसानियत को कुचला जा रहा है। मासूम बच्चे जुल्म का निशाना बन रहे हैं। हर तरफ सिर्फ डर, उदासी और तबाही का मंजर है। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी से रूह निकल चुकी हो और दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही हो। मगर सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि मुस्लिम ममालिक जो दीन, तहजीब और एक उम्मती रिश्ते में बंधे हुए हैं, उनका जवाब इतना बेअसर क्यों है? आखिर क्यों जब जुल्म अपनी इंतहा को छू रहा है तब हमारी आवाज़ सबसे ज़्यादा कमज़ोर है? जब हर तरफ खून बह रहा है तो हमारी खामोशी इतनी गहरी क्यों है? जब मजलूम पुकार रहे हैं तो हम सुनकर भी बहरे क्यों बन जाते हैं? जुल्म बोल रहा है लेकिन इंसाफ की आवाज़ कहीं सुनाई क्यों नहीं देती? गज़ा की सिचुएशन हर दिन बहुत ही सीरियस होती जा रही है। इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग ने अब तक हज़ारों बेगुनाह और मासूम लोगों की जान ले ली है। इस जंग में सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि बहुत से सिविलियन भी इस बेहद कीमती कौमी कत्ल के शिकार हो चुके हैं। गज़ा के छोटे से इलाके में जो पहले ही ओवर क्राउडेड था, जिंदगी के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ गई है। इलेक्ट्रिसिटी की कमी की वजह से लोग अपनी डेली जिंदगी में काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक सप्लाई के बिना मेडिकल मशीन काम नहीं कर रहे और लोगों को इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। गज़ा के हॉस्पिटल में बहुत सी सर्जरीज और बेसिक मेडिकल केयर भी मुश्किल हो गई हैं, जहां लोग जख्मों के साथ बीमारियों के मारे हुए और इंजर्ड हैं। गज़ा वार सिर्फ एक लोकल या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक अहम मरकजी मुकाम बन चुका है। इसराइल को पावरफुल वेस्टर्न नेशन, खासकर यूनाइटेड स्टेट की मुकम्मल पॉलिटिक्स, मिलिट्री और मीडिया सपोर्ट हासिल है। ये सपोर्ट सिर्फ डिप्लोमेटिक बयान तक महदूद नहीं बल्कि प्रैक्टिकल मिलिट्री एड, वेपन सप्लाई, इंटेलिजेंस शेयरिंग और वेटो पावर तक जाती है। अमेरिका और इसराइल के दरमियान स्ट्रेटेजिक अलायंस काफ़ी पुराना और मजबूत है। 2016 में दोनों मुल्कों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया, जिसके तहत US हर साल इसराइल को 3.8 बिलियन की मिलिट्री एड फ्राहम करता है। ये एड एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम के लिए होती है, जो इसराइल की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजीद बेहतर बनाती है। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इसराइल पर हमले किए तो अमेरिका ने इसराइल को मजीद मिलिट्री मदद देने का फैसला किया। ये मदद लगभग 12.5 बिलियन थी, जिसमें से 3.8 बिलियन मार्च 2024 में एक रेगुलर बिल के जरिए दिया गया और बाकी 8.7 बिलियन अप्रैल 2024 में एक स्पेशल इमरजेंसी फंड के थ्रू दिए गए। अक्टूबर 2023 में कांग्रेसमैन जेमी रैस्किन ने इसराइल की हिमायत करते हुए कहा कि हमास के हमले मास वार क्राइम और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक है। US कांग्रेस और हर एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, अक्सर इसराइल के एक्शन को राइट टू सेल्फ डिफेंस कहकर जस्टिफाई करते हैं। हालांकि कुछ अमेरिकन लीडर ने गज़ा में आम लोगों की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। अप्रैल 2024 में US के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने एक कमेटी को बताया कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि इसराइल गज़ा में किसी कौम या ग्रुप को जानबूझकर ख़त्म कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि वहाँ बहुत ज़्यादा बेगुनाह लोग मर रहे हैं। जब कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल के खिलाफ कोई फैसला होता है, जैसे जंग रोकना, वार क्राइम की तहकीकात या गज़ा तक मदद पहुंचाने के लिए, तो अमेरिका अक्सर अपनी वेटो पावर का यूज़ करके उस फैसले को रोक देता है। इस वजह से इसराइल को रोकना या उसके खिलाफ कोई इलीगल कार्रवाई करना ऑलमोस्ट नामुमकिन बन चुका है। क्या दुनिया में कोई इतनी पावरफुल कंट्री है जो इसराइल पर प्रेशर डाल सके? अगर है तो फिर वो प्रेशर क्यों नहीं डालती? ये सवाल हर किसी के जहन में आता होगा। चलिए इसका जवाब आज मैं आपको देता हूँ।
इसराइल को सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल और मिलिट्री मदद यूनाइटेड स्टेट्स से मिलती है। यूएस अपनी वेटो पावर का यूज़ करके यूएन में इसराइल के खिलाफ होने वाले रेजोल्यूशन को रोक देता है। इसलिए इसराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर डालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूएस का दुनिया के कई मुल्कों पर बहुत ज़्यादा असरात हैं। इसराइल को वेस्ट एशिया में एक ज़रूरी दोस्त समझा जाता है, खासकर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। ये मुल्क अपनी मिलिट्री और इंटेलिजेंस की वजह से मिडल ईस्ट में काफ़ी अहम है, इसलिए लोग उस पर सीधा प्रेशर डालने से डरते हैं। इसराइल के बहुत से मुल्कों के साथ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स और बिजनेस के रिलेशन हैं, जैसे यूएस, यूरोपियन यूनियन और गल्फ कंट्रीज। इन्हीं रिलेशन की वजह से ये मुल्क इसराइल पर सीधा प्रेशर नहीं डालते, क्योंकि ऐसे करने से उनके अपने फ़ायदे और रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। हर मुल्क कोशिश करता है कि उसके दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे रिलेशन बने रहे। अगर कोई मुल्क इसराइल पर प्रेशर डाले तो उसके रिलेशन उन मुल्कों से ख़राब हो सकते हैं जो इसराइल के करीब हैं, खासकर अगर उनका इसराइल के साथ कोई बिजनेस या मिलिट्री से रिलेटेड रिलेशन ना हो। इसराइल और गजा के बीच जंग बहुत मुश्किल और सेंसिटिव मसला है। बहुत सी कंट्रीज इस बात से डर रही हैं कि अगर वो इसराइल पर प्रेशर डालेंगी तो इससे हालात और ख़तरनाक हो सकते हैं और उन्हें अपने रीजन में और ज़्यादा बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसराइल की गजा वार के हवाले से अपने रिलेशन को खुद ही इसराइल के साथ ख़राब किया है, या फिर उन्होंने इसराइल के खिलाफ क्लियर पोजीशन ली है। ये कंट्रीज़ अक्सर अपनी पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न के लिए ये कदम उठाती हैं। तुर्की ने इसराइल के खिलाफ अपनी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखी है, खासकर गजा कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। तुर्की ने गजा में इसराइल के ऑपरेशन को स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज किया है और अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन को इसराइल के साथ कुछ वक्त के लिए टेंस भी किया। 2010 में मावी मरमारा इंसिडेंट के बाद भी तुर्की और इसराइल के रिलेशन ख़राब हुए थे। तुर्की ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में गजा के हवाले से बहुत ज़्यादा वोकल अपोजिशन दिखाया है और इसने इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को इफेक्ट किया है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद ने गजा वार में इसराइल के एक्शन पर बहुत सख्त स्टैंड लिया है। मलेशिया ने इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं और उन्होंने इसराइल को टेररिस्ट स्टेट भी कहा है। मलेशिया ने गजा के मसले पर इंटरनेशनल फोरम्स में इसराइल की तनकीद की और अपने रिश्ते इसराइल के साथ जानबूझकर कम कर दिए। 3 अक्टूबर 2023 को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी ने एक स्पीच में इसराइल को कैंसर करार दिया और कहा कि ये रियासत अपने गुस्से में खुद ख़त्म हो जाएगी। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप का खुलकर साथ दिया। ईरान कहता है कि ये ग्रुप रेजिस्टेंस का हिस्सा है। ईरान इन ग्रुप को फाइनेंशियल, मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट देता रहा है कि इसराइल के खिलाफ ज़्यादा मजबूत हो सके।